हेलो एंड वेलकम। हम प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। अब हम 3 सेट्स पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम से रिलेटेड, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास 3 इवेंट्स हो ए बी सी, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको समझने के लिए इसको हम तीन, अपना जो भी हमारे पास ये एरियाज हैं इनको अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो अब यहां से आपको क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एरिया 4+7 से हमें डिनोट ये मिल रहा होगा। और ऐसे ही अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं, तो बी यहां पे है तो वो हमें मिल रहा होगा 6+7 से। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकालना चाहूं, तो वो मिल रहा होगा 5+7 से। तो ये चीजें आप समझते ही हैं, है ना। और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ऑब्वियसली एरिया जो है वो 7 है। ये सब चीजें आपने क्लास 11 में की भी है, लेकिन जस्ट टू रिकॉल तो मैं आपसे साथ ये सब डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, अब एरिया क्या होगा, है ना। अब एरिया अगर हम बात करें तो ए क्या होगा। ए तो आपको अब दिख ही रहा है मेरे पास, क्या है 1+4+5+7, है ना। ऐसे ही अगर मैं बी निकालने की कोशिश करूं तो 2+4+6+7 एंड सी जो है वो हमारे पास 3+5+6+7 ये हमारे पास है। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 1 यानी कि एग्जैक्टली 1, तो वो कौन सा होगा 1+2+3, ये एरियाज आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लीजिए आपको निकालना हो एग्जैक्टली 2 होने की प्रोबेबिलिटी, तो एग्जैक्टली 2 कौन कौन से हैं, 2+5, 4 ये और 5 और 6, 4+5+6 और ऑल थ्री तो ऑब्वियसली 7 ही है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। देयर आर 3 क्लब्स ABC इन अ टाउन with 40, 50 and 60 members respectively. 10 people are members of all 3 clubs. 70 are members in only one club. A member is randomly selected. Find the probability that he had membership of exactly 2 clubs. तो ये बिल्कुल अभी जो वेन डायग्राम हमने बनाया था उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए उसी को ही लेके आते हैं साथ में। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम था। अब यहां से जो हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो हम उसको नोट कर लेते हैं। तो इट इज गिवन दैट क्लब ए में जो है 40 मेंबर्स हैं। ठीक, अब 40 यानी कि ए में अगर टोटल 40 हैं यहां पे, तो 40 कहां कहां से मिलके बन रहा होगा, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं। 40 हो रहा होगा 1, 4, 5, 7, ठीक है, यही पार्ट्स हैं। और ये है टोटल हमारे पास 40। क्लब बी में 50 मेंबर्स हैं, इसमें 50 हैं तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो रहा होगा हमारे पास 2 and 4
6 7, ये हमारे पास 50 है। और ऐसे ही क्लब सी में जो मेंबर्स हैं वो 60 मेंबर्स हैं, तो सी होगा 3 5 6 एंड 7, और ये हो गया हमारे पास 60। ये हमारे को गिवन है। साथ में ये दिया हुआ है 10 पीपल आर मेंबर्स ऑफ ऑल 3 क्लब। 10 पीपल यानी कि 7 जो है वो है 10। ये हमारे पास 4 रिलेशनशिप्स हैं। एक रिलेशनशिप और है कि 70 आर मेंबर्स इन ओनली वन क्लब। ओनली वन क्लब का मतलब हो गया 1 2 और 3, ये है टोटल 70। तो ये इनको मान लीजिए हम इक्वेशंस दे देते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारे पास 5 रिलेशनशिप्स हैं जिसकी हेल्प से हमें निकालना ये है कि अगर आपने एक मेंबर को रैंडमली सेलेक्ट किया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैड मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो हमें ये निकालना है कि भाई टोटल मेंबर्स हैं कितने, है ना, तो वो निकालना होगा हमें। और उसके बाद एग्जैक्टली 2 क्लब्स, यानी कि हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 5 6, राइट। एग्जैक्टली 2 अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, एरिया 4 5 और 6 और डिवाइडेड बाय जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल जो है ये हमें निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या किया जाए ये सोचते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को, तो मुझे क्या मिलेगा। तो चलिए इनको जरा ऐड करते हैं, है ना। तो यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा होऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा। एक तो 1 2 3 मिल ही रहा है, ठीक है, और 4 5 6 और ये मिल रहा है मेरे को। तो ये जो मिला 1 2 3 तो एक मिल गया, और देखो 2 बार हमारे पास 4 5 और 6 आ रखे हैं, वो भी अलग से लिख लेते हैं। और 7 जो है तीनों में ही है ना, तो प्लस 3 इंटू 7, और इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बचा है 150 है। ये सिचुएशन है मेरे पास। अब हमें कुछ की वैल्यूज पता है, ऑफ कोर्स पता है, 1 2 3 की वैल्यू पता है, तो 1 2 3 की वैल्यू यहां से रख देते हैं। तो ये तो 70 है, ठीक है। और एक्चुअली में ये 4 5 6 निकालना है, तो ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो हमारा आएगा ही आएगा, है ना। और 3 इंटू 7 हमारे पास 10 है, और ये मिलके है 150। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 5 6, ये हो गया 70 और 30, 100 100 उधर गया, माइनस हुआ 150 से, तो ये आ गया मेरे पास 50। यानी कि 4 5 6, ये जो बना ये बन गया 25। अब यहां पे अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया 1 2 3। अब देखो 4 5 6 मुझे मिला हुआ है, 1 2 3 मेरे पास है और 7 है, इनको ऐड कर देते हैं। तो इसको यहां पे ही लिख लेते हैं। तो 4 5 6 तो आ गया हमारे पास 25, 1 2 3 है 70, 4 5 6 आया अभी 25, और 7 है 10। ये सिचुएशन आ गई मेरे पास। तो इसका मतलब ये जो मेरा आंसर आ गया, ये आ गया 25
ओवर 105। इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, वी रोल अ फेयर डाइस 5 टाइम्स। आपके पास डाई है, उसने 5 बार आपने उसको फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 ऑफ गेटिंग द सीक्वेंस 1 2 3 4 5। तो चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहला बार आपने डाई फेंका तो 1 आना चाहिए। तो 1 आने का तरीका क्या हो सकता है भाई? 1/6 होता है। फिर आपने वो काम खत्म हुआ, फिर आपने दूसरी डाई फेंकी, फिर उसके बाद उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6 होगी। ऐसे तीसरी बार में फिर से 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये ही चलेगा पांचों बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/6⁵ ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड है कि दैट द सीक्वेंस स्टार्ट्स विद 1। तो पहले ही बार आपके पास 1 आए, ठीक है, उसके बाद कोई भी आता रहे, मतलब आपको 5 बार डाई रोल करनी है। पहली बार 1 आए, अगली बार कुछ भी आ जाए, है ना? तो क्या भाई, कुछ भी होता रहे, कुछ भी हो, तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी भाई, चाहे कोई भी आ जाए। तो लेकिन बस पहली बार में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। और उसके बाद अगली 5 बार में कुछ भी आए, मतलब 6 के 6 नंबर पड़े, 6 में से कोई भी आ जाए, तो कोई तो आएगा ही आएगा, तो टेंशन ही नहीं। तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। तो इसका मतलब 1 इंटू 1⁵ ऐसा आंसर आ जाएगा आपके पास। तो टोटल आंसर जो है 1/6 होगा आपका। अब क्वेश्चन थर्ड पार्ट है दैट द नंबर 2 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। ठीक है, अब 2 जो है 2 बार आना चाहिए, बाकी 3 बार में कोई भी आता रहे। तो अब कैसे 2 कैसे हो सकता है? अब आप इसको जरा सा सोचने की कोशिश करें। तो थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम फिलहाल, है ना? तो थर्ड पार्ट में 2 कैसे आ सकता है भाई? पहली बार में 2 आ जाए, बाकी बार में कुछ भी आ जाता रहे। मान लीजिए दूसरी बार में 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर तीसरी बार में फिर 2 आ जाए, और फिर मान लीजिए 5 आ जाए, तो कुछ भी ऐसा। तो बेसिकली आपके पास 5 हैं, है ना, जिसमें से 2 आना चाहिए 2 बार। तो होगा क्या? ये किसके वेज कितने हो जाएंगे भाई? इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो 5C2 वेज में तो 2 जो है 2 बार आ सकता है। और इसकी जो सीक्वेंसिंग की प्रोबेबिलिटीज होंगी वो कैसे निकलेंगी भाई? पहले बार, अब ये तो 5C2 वेज में तो 2 आ सकता है, तो एक बार 2 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। एक बार और आया 1/6, और बाकी के 3 बार कुछ भी आया, है ना, तो बाकी के 3 बार कुछ भी आता रहे, तो कुछ और चीज आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 के अलावा कोई और आ रहा होगा। 2 नहीं चाहिए, तो यानी कि बाकी के 5 नंबर बचे थे, 5 में से कोई भी आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5/6। तो 5/6 एक बार में, और बाकी के 3 बार बचे हुए, तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 5/6 5/6 5/6 ऐसे आ रहा होगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। अब फोर्थ पार्ट सोचते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? लेट ई बी द इवेंट दैट वी फाइंड दिस सीक्वेंस 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आंसर है हमारे पास। एंड लेट एफ बी द इवेंट दैट द सीक्वेंस स्टार्ट्स विद 1। स्टार्ट्स विद 1, ये 1/6 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ सोचें तो ये होती क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऐसे सोचो, जरा सा एक वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, ई देखो, ई है कि 1 2 3 4 5 आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 के लिए आपके पास क्या सिचुएशन होगी? अब देखो, ये जो है एफ क्या हुआ? दैट द सीक्वेंस स्टार्ट्स विद 1। ठीक है, सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद कुछ भी आ सकता है ना। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और
ई क्या है, सीक्वेंस इज 1 2 3 4 5, ये जो है ई तो इसी का पार्ट हो गया बेसिकली। 1 2 3 4 5 तो फिक्स है, छोटा पार्ट है, लेकिन एफ तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ना, तो इसीलिए ई जो है इसके अंदर कंटेन्ड है। तो पी इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या हुआ, बेसिकली ई ही हो गया फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थी हमारी 1/6 टू द पावर 5 और प्रोबेबिलिटी एफ थी हमारी 1/6, तो हमारा आंसर आ गया 1/6 टू द पावर 4। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब जरा ये वाला पार्ट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसको सोचो, आप एक बार सोच के देखो कि क्या हो रहा है भाई। इसको भी अगर हम कैसे लिखेंगे, एफ इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा, एफ इंटरसेक्शन ई, तो यही बात हो गई कि एक्चुअली में ई ही होगा क्योंकि ई उसके अंदर कंटेन्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये वन आ गया। अच्छा, आप वैसे भी सोचो कि भाई आपको ये दे रखा है कि ई ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ई आ चुका है, यानी 1 2 3 4 5 आ चुके हैं, और एफ है कि ये 1 आए, तो वो तो ऑब्वियसली हो ही चुका ना ऑलरेडी, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी तो पूरी पूरी है, तो 1 हो गई, तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपके पास 1 आ रहा है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, 3 persons ए बी सी इंडिपेंडेंटली फायर टुवर्ड्स अ टारगेट, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/6, probability of B is 1/4 and probability of C is 1/3। तो probability A की probability है 1/6, तो A की फायर ना करने की probability क्या होगी भाई, इसको भी देख लेते हैं ना। तो probability of A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 - 1/6, यानी कि ये हो गया 5/6। ऐसे ही probability of B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 - 1/4, यानी कि 3/4, एंड probability of C कॉम्प्लीमेंट ये भी हो जाएगा 1 - 1/3, यानी कि 2/3। तो ये तो हमें इनकी कॉम्प्लीमेंट की आ गई। ओके, अब सबसे पहली बात है कि कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। कम से कम एक ने हिट किया, तो इसको हमारे लिए आसान क्या होता है कि 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी किसी ने भी हिट नहीं किया है ना, तो रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो वन हिट्स द टारगेट। नो वन हिट्स द टारगेट का मतलब क्या हो गया कि भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसने भी हिट नहीं किया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हो गया 1 - 5/6 इंटू 3/4 इंटू 2/3। तो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, यानी कि 5/12, और ये 1 - 5/12 हो गया। तो यानी कि आपका आंसर हो गया 7/12, आपका आंसर हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। अब दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। किसी एक ने हिट किया, यानी कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए ए ने हिट किया और बी और सी ने हिट नहीं किया, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए ने हिट नहीं किया, बी ने हिट किया और सी ने भी नहीं किया, तो एक ही हिट कर रहा है इनमें से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने भी हिट नहीं किया, बी ने भी हिट नहीं किया और सी ने हिट कर दिया। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल के ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/6 और बी कॉम्प्लीमेंट इज 3/4 इंटू 2/3, प्लस probability of A complement is 5/6, probability of B is 1/4 and C complement is 2/3, plus probability of
A complement is 5/6 into probability of B complement is 3/4 and probability of C hitting is 1/3. ये हमें सॉल्व करना है। तो सबका एलसीएम तो दिख ही रहा है, हमें क्या आ रहा है 72 आ गया है ना, और ऊपर कितना आ गया 6 + 12, सॉरी 6 + 10 होगा, 6 + 10 और +15, यानी कि हो गया 31/72। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ द टारगेट इज हिट ओनली वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज हिट बाय ए। तो टारगेट वाज हिट ओनली वंस, हिट ओनली वंस का मतलब उसको एक ही गोली लगी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, है ना, यही तो बात हुई। तो डिनोमिनेटर तो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन शॉट हिट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हिट, एग्जैक्टली वन हिट, एग्जैक्टली वन हिट तो हमारा सेकंड पार्ट में निकल आया है ना, यही तो हमने डिस्कस किया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। तो यानी कि हमारा डिनोमिनेटर तो हो गया ये 31/72, और एग्जैक्टली वन हिट, और वो हिट ए ने किया, तो हिट ए ने किया वो कहां से मिल रहा है, तो ये तो यहां से मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/6 इंटू, सॉरी 3/4, कि ए ने हिट किया, बी ने नहीं किया और सी ने भी नहीं किया, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई बताओ, अच्छा बी ने हिट किया, तो फिर उस केस में हमारे पास क्या होता, फिर हम ये प्रॉब्लम ये डिनोमिनेटर में लिखते और नीचे तो फिर यही आता, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके अगर समझने की कोशिश करें ना, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मैं इस चीज को ए बोल दूं तो ए ने हिट किया, इसको बोल दूं बी ने हिट किया और इसको बोल दूं सी ने हिट किया, एग्जैक्टली वन हिट, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी। और हम ये ढूंढें कि भाई ए की गोली लगी तो वो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा, और बी की लगी तो बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी होगा, और सी की अगर हम बात करेंगे तो सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के चलो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, for three events ABC, probability of exactly one of A or B occurs is same as exactly B or C occurs, और probability of exactly C और A occurs, और ये तीनों इक्वल है और उसकी probability P दे रखी है आपको। अच्छा, और जो probability of all three events occur simultaneously is P square। तो P square को चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो ये जो बन जाएगा हमारा, इसको चलिए इसको हम अलग से लिख देते हैं पी स्क्वायर, तो ध्यान रहेगा थोड़ा सा, है ना, कि भाई ये जो है ये प्रोबेबिलिटी जो है पी स्क्वायर है, ठीक। ए बी सी आर एग्जॉस्टिव, फाइंड पी। अब एग्जॉस्टिव का मतलब तो ये हो गया कि भाई ए और बी, ए बी और सी तीन ही चीजें, उसके अलावा कोई चीज है नहीं, और अगर एग्जॉस्टिव है तो इन तीनों का यूनियन जो है वो वन होता है। तो ये हमने देख ही लिया, ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अभी हमने आज जो पहला क्वेश्चन किया था वहां पे यही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
यही था। और अगर मैं वेन डायग्राम दिखाऊं, देखने की कोशिश करें, तो वो हमारे पास ये था। ठीक है, तो ये अब आपको याद आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली ए और बी। अब एग्जैक्टली ए और बी का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली ए और बी का मतलब हो गया कि एरिया 1 एंड एरिया 2, है ना। तो एरिया, अगर मैं इसको एक काम करते हैं, इसको और इजी करने के लिए ना हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा 2 पे बना के देखते हैं ना। तो चलिए जी 2 डायग्राम बना लेते हैं, 2 के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं और वहां से समझते हैं एक बार और। अच्छा, अब ये है एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, यानी कि अगर ये एरिया 1 है, ये 2 है, तो ये 3 होगा। एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया 1 एंड 2 होगा, है ना। एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, इसका मतलब हो गया 1 प्लस 2। और 1 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस 2 को अगर हम देखें तो ये क्या है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे भी एग्जैक्टली यहां पे भी लिखा होना चाहिए एक्चुअली 1 ऑफ बी और सी, और यहां पे भी लिखा होना चाहिए 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी, थर्ड पार्ट में भी 1 ऑफ बी और सी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन तीनों को अलग अलग लिख दूं, तो बी एंड सी और उसके लिए भी लिख दूं, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमको? पी दे रखी है ना। इसको यहाँ पे और पी लिख देते हैं, क्योंकि ये दे रखा है कि ये जो है पी है तीनों की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही अगर ये पी है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ बी और सी, वो भी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी। अच्छा, एक चीज और लिख ली जाए भाई, ए यूनियन बी क्या होता है? अब चलो यहां से एक और काम कर लेते हैं। इसको लिखने से पहले इसको, ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और एक माइनस पी इन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं काम करता हूं, इन दोनों को मिला के ना, आप लोग अलग लाइन में लिखिएगा, मैं जो है इसको इकट्ठे लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्चुअली सिचुएशन माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली बी और सी के केस में भी क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ट्वाइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी पी है। और सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ सी और ए, वो भी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ट्वाइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और ये भी पी है। ठीक है, आई एम श्योर यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन दोनों को ऐड करो जी, 1 प्लस 2 प्लस 3।
इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p प्लस पी प्लस पी, ये तो 3p है ना। उधर तो राइट हैंड साइड में तो 3p हो गया, इधर क्या हो गया भाई, 2 बार p ऑफ a है, 2 बार p ऑफ b है, 2 बार p ऑफ c है। तो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c, ये सिचुएशन है, माइनस ट्वाइस ऑफ probability of A intersection B plus probability of B intersection C plus probability of C intersection A, और ये इक्वल है 3p के बराबर। ठीक, अब ये 3p के बराबर है तो मैं यहीं से ही, ये एक यहां से 2 है कॉमन, एक यहां से 2 कॉमन है, उसको उठा के उधर भेज देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3p/2। ये आप लोग अलग लाइन में करिएगा, मैंने एक में कर दिया है, ठीक है जी। मैं अपना थोड़ा सा सेव कर सकता हूं, है ना, टाइम। तो ये हो गया। अब इस चीज को अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन, इसको मैं थोड़ी देर के लिए a बोल देता हूं, और ये था, इसकी वैल्यू थी 1, है ना, क्योंकि एग्जॉस्टिव थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई p a यूनियन b a यूनियन c जो है ये 1 होगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, तो ये चीज जो है 1 होगी। तो इस सारी की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहां पे अब आप देखिए, ये और ये, इस चीज की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो गया 3p/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये जो पार्ट था हमारा, ये वाला 3 इवेंट अगर साइमल्टेनियसली p² है, तो इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं। चलिए, तो क्या होगा, वहां से इन तीनों की वैल्यू आ गई 3p/2, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास p² गिवन है, और ये सब है 1। तो ये आ गया। इसको जरा हम सॉल्व कर लें, क्योंकि हमें p निकालना है, इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक बन गई है। तो इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3p प्लस 2p² इज इक्वल टू 2, यानी कि 2p² प्लस 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से p जो है हमें मिल जाएगा -2 और हाफ। अच्छा, ये -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव तो होती नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो p इज इक्वल टू हाफ आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और एग्जैक्टली यहां पे तो हमने जनरलाइज्ड वे में किया है, बिल्कुल इसी में वैल्यूज दे के जेई मेंस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो अगर आप मिलेगा, ऑब्वियसली आपके पास पुराने ईयर्स की बुक होंगी, तो वहां पे देखिएगा और उसको करिएगा जरूर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज हमने जो जनरलाइज किया वहां पे उस क्वेश्चन को वैल्यूज देके किया गया है। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, सपोज अ स्टूडेंट ए अटेंड्स द क्लास 80% ऑफ टाइम एंड बी अटेंड्स 60% ऑफ टाइम। अच्छा, 80% टाइम अटेंड करता है, यानी कि 0.2%, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.8। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.8, और ना अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.2। ऐसे ही बी की हो गई 0.6, और ना अटेंड करने की हो गई 0.4। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, हम लिख लिया साथ साथ में ही। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट विल बी प्रेजेंट इन द क्लास ऑन अ गिवन डे। साथ में लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि ए अटेंड नहीं करेगा तो बी भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट विल बी प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये तो हम हमेशा इसको क्या करते हैं, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया। ये 0.2 से ए नहीं है, और 0.4 से बी नहीं है, तो ये हमारी आंसर आ जाएगा। तो इसको हम
सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ गया 1 माइनस 0.08, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 0.92 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूडेंट्स ए एंड बी इज प्रेजेंट इन द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज प्रेजेंट। एग्जैक्टली वन ऑफ द, यानी कि पहले तो इसको देखें, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो ये क्या होगी भाई, ये तो होगी कि प्रोबेबिलिटी दैट ए इज प्रेजेंट एंड बी इज एब्सेंट, ऐसा, या प्रोबेबिलिटी कि भाई ए एब्सेंट है और बी प्रेजेंट है। एग्जैक्टली वन आ गया यहां से, तो इसको मैं निकाल लेता हूं। तो ए प्रेजेंट और बी एब्सेंट, ठीक है, तो ए प्रेजेंट की है 0.8 एंड बी एब्सेंट की है हमारी 0.4, प्लस प्रोबेबिलिटी that A is absent 0.2 into B is present is 0.6, या हम इसको करें 8/10 into 4/10 plus 2/10 into 6/10, यानी कि 100, 32 plus 16, 48/100, और ये बन गया हमारा सॉरी, ये देखिए ये क्या गलती करी है, ये 16 to the 12 हो गया, तो ये हो गया 44/100, या फिर 4 से डिवाइड कर दें तो 11/5, 11/25, ये आपका आंसर आ गया। चलिए जी, अब अगला पार्ट देखते हैं। अभी तो ये हुआ कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज प्रेजेंट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि find the probability that A is present. A is present given that exactly one of the students is present. तो अब A के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो यही रखी हुई है ये, और पूरे की होने की है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गई, इसका मतलब 8/10 into 4/10, और उसको मैं यहां से 44/100 वाले से उठा लेता हूं ताकि मेरे 100 कैंसिल हो जाएं, और ये हो गया 11, तो 8/11 मेरा आंसर आ गया। अब बात करते हैं, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज प्रेजेंट इन द क्लास ऑन अ गिवन डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज प्रेजेंट। यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए इज प्रेजेंट गिवन दैट at least one of A or B is present। ठीक है, अब जरा ये देखें, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज प्रेजेंट, ये क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम का प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई या तो एक प्रेजेंट है या दोनों ही प्रेजेंट है ना, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए आया, बी एब्सेंट, और दोनों में कम से कम एक आया हो, है ना, तो एक आया, बी एब्सेंट, बी आया, दूसरा एब्सेंट, और यानी कि या फिर दोनों के दोनों आए हों। अच्छा देखो, ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज प्रेजेंट, तो
ये तो हमने पहले ही निकाल लिया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, तो ये तो 0.92 है या 92/100 है, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब बात ये हो रही है कि ए इज प्रेजेंट। अब ए प्रेजेंट कैसे हो सकता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रेजेंट, ये कैसे भाई? प्रोबेबिलिटी कि भाई ए प्रेजेंट है और बी एब्सेंट है, या ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। भाई ये भी तो हो सकता है, हमें उससे क्या मतलब है? हमारे को तो ए प्रेजेंट होने से मतलब है, बी भी आ सकता है उस दिन। तो उसमें केस में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी प्रेजेंट और बी भी प्रेजेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रेजेंट इज हाउ मच? 80%, यानी कि 80/100, और सॉरी 80 into 100 कर दिया, 80/100। और बी एब्सेंट की है हमारी 40/100, प्लस ए भी प्रेजेंट 80/100 और बी भी प्रेजेंट 60/100। तो अब इसको जब मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड, ये वाली प्रोबेबिलिटी है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? ये बन गया हमारा 100 into 100। अच्छा, इनफैक्ट ये यहाँ से ये काट कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। तो ये हो गया 100, 32 और 48, 6 और 8 और 100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 86/100 और डिवाइडेड बाई एटलीस्ट ये 92/100। ये कैंसिल हो गया, 86/92। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।